मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने भौतिकी की इस नई क्लास में। पिछले कुछ क्लासेस में हमने वेक्टर सदिशों के बारे में पढ़ा और सदिश राशियों के साथ जो प्रक्रियाएं की जा सकती हैं, जोड़ना, एक सदिश को एक संख्या से गुना करना, सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन और सदिशों का सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट, इन प्रक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ाई की। हमें अपने भौतिकी के कोर्स में सदिशों से संबंधित इतनी ही जानकारी चाहिए। आज हम सदिश पाठ के ऊपर कुछ प्रश्नों को करेंगे। नियम आप सभी को पता है। हर प्रश्न को समझने के पश्चात आप वीडियो को पॉज करेंगे, प्रश्न का हल खुद ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसके पश्चात यदि हल नहीं कर पाए तो वीडियो को प्ले करके मेरे द्वारा किए गए हल को देखेंगे। ऐसे ही आप सभी प्रश्नों को खुद से जरूर ट्राई करेंगे। आइए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, कल्पना करो दो सदिश हैं ए एवं बी। ए का परिमाण 4 है एवं सदिश बी का परिमाण 7 है। ए और बी के परिणामी को मैं नाम दे रहा हूं आर। ए और बी के परिणामी को मैं नाम दे रहा हूं आर। आप मुझे बताइए, परिणामी आर का महत्तम मान क्या संभव है? आर का मैक्सिमम मान, महत्तम मान क्या हो सकता है? वीडियो पॉज कीजिए, उत्तर दीजिए। ए और बी दो सदिश हैं, परिमाण 4 और 7 के। इनका योग, इनका परिणामी हम आर लिख रहे हैं। सदिश आर के परिमाण का महत्तम मान क्या हो सकता है? प्रश्न का उत्तर है 11। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो इनका परिणामी महत्तम परिमाण वाला होता है। इस सदिश का परिमाण 4 है और इस सदिश का परिमाण 7 है। यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, उदाहरण के लिए मान लो ये दो बल है, एक मैं 4 न्यूटन का बल लगा सकता हूं और फर्ज करो तुम 7 न्यूटन का बल लगा सकते हो। हम इस पिंड के ऊपर दोनों मिलकर के बल लगाते हैं। हम अलग अलग दिशाओं में बल लगा सकते हैं। मैंने इधर लगाया, तुमने इधर लगाया, मैंने ऊपर लगाया, तुमने ऐसा लगाया। अलग अलग दिशाओं में बल लगा सकते हैं। जब हम अलग अलग दिशाओं में बल को लगाएंगे तो उनके परिणामी अलग अलग परिमाण के होंगे, क्योंकि दो सदिशों का परिमाण, दो सदिशों का परिणामी उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। दो सदिशों का परिणामी उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। अलग अलग कोण के लिए दोनों सदिशों के परिणामी का मान अलग अलग होगा। जब दोनों बल एक ही दिशा में आरोपित किए जाते हैं तब सबसे बड़ा परिणामी हमें प्राप्त होता है। 4 और 7 न्यूटन के बल अगर एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी 11 होगा। यही महत्तम मान है। इन दो सदिशों को जोड़कर 11 न्यूटन से बड़े बल का निर्माण नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, इसी प्रश्न में आर का न्यूनतम मान क्या होगा ये बताइए। आर का न्यूनतम मान बताइए। इस बार उत्तर है 7 में 4 कम 3। इन दो सदिशों को मिलाकर हम जो सबसे छोटा सदिश बना सकते हैं उसका परिमाण 3 होगा। यह तब होगा जब सदिश ए और बी दोनों विपरीत दिशाओं में हों। जैसे सदिश ए बाईं तरफ है और सदिश बी दाईं तरफ है। ये बी और ये ए, हम जानते हैं ऐसी स्थिति में इनका परिणामी बड़े वाले सदिश की दिशा में 3 होगा। दो बल हैं 4 न्यूटन और 7 न्यूटन के, उनको यदि हम विपरीत दिशाओं में लगाएं
तो उनका जो परिणामी होगा वो सबसे छोटा होता है। बाकी हर स्थिति में, सभी परिस्थितियों में जो दोनों सदिशों का योग है वो 3 से 11 के बीच में होगा। उदाहरणार्थ, यदि यह दोनों सदिश 90 डिग्री के कोण पे हो तो इनका परिणामी √4² + 7² होगा। ये 49 और 16, ये हो गया 66, क्षमा करेंगे 65, मोटा मोटी 8, इसका मान अगर ज्ञात करें तो लगभग 8.1। तो जब दो सदिश 90 डिग्री के कोण पे हैं, ये दोनों सदिश, तो इनका परिणामी 8.1 है। इनका जो परिणामी है वो हमेशा 3 से 11 के बीच में होगा। अलग अलग कोणों के लिए अगर इन दोनों सदिशों को 30 डिग्री के कोण पे रख दें तो इनका परिणामी इससे भी थोड़ा बड़ा होगा, परंतु 11 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इन दो सदिशों का परिणामी हर हाल में इस महत्तम मान 11 और इस न्यूनतम मान 3 के बीच में ही होगा। 3 से छोटा परिमाण का सदिश इन दोनों के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता। 11 से बड़े परिमाण का सदिश इन दोनों सदिशों को जोड़कर नहीं बनाया जा सकता। विद्यार्थियों, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पिछले प्रश्न में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, सदिश A का परिमाण 4 एवं सदिश B का परिमाण 7 है। कल्पना करो कि R एक सदिश है जो A - B है। अब बताओ R के परिमाण का महत्तम मान क्या होगा? R के परिमाण का महत्तम मान क्या होगा, बताओ। इस बार पुनः उत्तर 11 ही होगा। R के परिमाण का न्यूनतम मान क्या होगा? पुनः उत्तर 7 में 4 कम 3 ही होगा। ये सदिशों को घटाने की जो प्रक्रिया है, ये जोड़ने की ही तो प्रक्रिया है। A - B ज्ञात करने का अर्थ होता है A में जोड़ना -B को। हम अगर माइनस नाम अटपटा लगता है तो हम इसे -B नाम के सदिश को सदिश C कह लेते हैं। A एक सदिश है 4 परिमाण का, B एक सदिश है 7 परिमाण का, C -B जिसका नाम मैंने C रख दिया, वो एक ऐसा सदिश है 7 परिमाण। तो हमसे कहा जा रहा है कि A धन C का अधिकतम मान, A धन C का अधिकतम मान और न्यूनतम मान, अभी जो चित्र में दशा दिख रही है A और C विपरीत दिशाओं में, इस स्थिति में न्यूनतम परिणामी होगा 7 में 4 कम 3। यदि यह दिया हुआ सदिश B इस दिशा में होता, A और B विपरीत होते, तो ये जो C सदिश है इसकी दिशा ये होती। अब A धन C करते तो ये 7 4 11 होता। तो A जोड़ B प्राप्त करना हो या A - B, दोनों ही स्थितियों में अधिकतम मान 7 जोड़ 4 11 और न्यूनतम मान 7 में 4 कम 3 होगा। आशा करता हूं यह प्रश्न आप सभी को अवश्य समझ में आया। आपसे कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं, इनमें से कौन समान A और B के योग का परिमाण नहीं हो सकता? दिया है
सदिश ए का परिमाण 2 और सदिश बी का परिमाण 3 है। दो सदिश हैं ए और बी, इनके परिमाण क्रमशः 2 एवं 3 है। ए प्लस बी ज्ञात किया आपने। ए प्लस बी जो सदिश है उसका परिमाण इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन है, पहला उत्तर जो आपको दिया गया है वो है 3.5। दूसरा चॉइस जो आपको दिया गया है वो है 1.2। तीसरा चॉइस जो आपको दिया गया है वो 10.8 और चौथा चॉइस जो आपको दिया गया है वो 4.7। इनमें से कौन सा a प्लस बी का परिमाण नहीं हो सकता? हल करके बताइए। a और b के परिमाण को यदि मैं r लिखूं, या इसको ऐसे ही लिख देता हूं, चलिए r नहीं लिखता हूं इस बार। a और b के योग किया, उसका परिमाण हमने जो अभी अभी प्रश्न हल किया उसके आधार पर हम जानते हैं कि इन सदिशों का न्यूनतम परिणामी 1 होगा और सबसे बड़ा महत्तम परिणामी का महत्तम मान 3 और 2 5 होगा। इसका तात्पर्य यह होता है कि इन दो सदिशों a और b को यदि हम भिन्न भिन्न कोणों पर रखें, इनके बीच के कोण को यदि हम बदलते चले जाएं, तो हर स्थिति में हमें इनके परिणामी का परिमाण अलग अलग प्राप्त होगा। लेकिन किसी भी हाल में इन दो सदिशों का योग 1 से छोटा नहीं हो सकता, 3 और 2 का अंतर, और 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो किसी भी कोण पर रखें, 1 से छोटा मान और 5 से बड़ा मान संभव नहीं है। तो इन सभी विकल्पों में हमें यह दिखता है कि यह जो विकल्प है यह 1 से छोटा है, अर्थात यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। यह मान संभव नहीं हो सकता। यदि मेरे पास 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के 2 बल हैं तो इनको मिला करके मैं 0.8 न्यूटन का कोई बल नहीं बना सकता हूं, ये कह रहा हूं। 3.5 न्यूटन का बल बना सकता हूं, किसी खास कोण पर 3.5 मिलेगा। 1.2 वो भी संभव है, 4.7 वो भी संभव है, लेकिन 10.8 नहीं है संभव, नहीं है संभव, नहीं है संभव। आइए अगला प्रश्न करते हैं। यह सदिश A, यह सदिश B और यह सदिश C, क्या यह सही है? A प्लस B बराबर C, क्या यह लिखना इस चित्र को देखकर सही होगा? क्या A प्लस B C के बराबर है? हाँ या ना? ये पहला विकल्प। इसी प्रकार कुछ और विकल्प दिए गए हैं आपको। B प्लस C, क्या ये A के बराबर है? क्या A प्लस B माइनस C के बराबर है? इनमें से कौन सा सही है? कई सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। किन किन को आप चुनेंगे? इसमें सिर्फ तीसरा सही है। पहला विकल्प गलत है। ए के सिर पर बी की पूंछ रखकर बनाई। बहुत अच्छा, ए के सिर पर बी की पूंछ रखकर बनाई। तो ए और बी का योग इस सदिश से व्यक्त नहीं होता। ए की पूंछ से, पहले सदिश के पूंछ से दूसरे के सिर को जोड़ने वाला ये सदिश ए प्लस बी होता है, यह सदिश ए प्लस बी होता है। यहां सी सदिश उल्टी दिशा में दिखाया गया है, अर्थात ए प्लस बी जो कि यह सदिश है, इसको आप माइनस सी भी तो बोल सकते हो। सी का उल्टा, अगर यह सदिश सी है
तो यह सदिश माइनस सी है। तो बिल्कुल यह विकल्प ठीक बैठता है, सटीक बैठता है। इस उत्तर को हम सही मानेंगे। एक और सरल सा प्रश्न बताइएगा, ठीक है। सदिश ए का परिमाण 3 है, सदिश बी का परिमाण 4 है, ठीक है। दिया है कि a प्लस बी का परिमाण a माइनस बी के परिमाण के बराबर है। दिया है a प्लस बी का परिमाण a माइनस बी के परिमाण के बराबर है, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या है बताइए। दो सदिशों के परिमाण दिए हैं, साथ में यह भी दिया है कि a प्लस बी का परिमाण a माइनस बी के परिमाण के बराबर है, तो बताएं दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या है। वीडियो पॉज करें, बताएं। ये एक सरल सा प्रश्न है और इसका हल भी बेहद सरल है। निश्चित रूप से थीटा का मान 90 डिग्री है। देखिए, दो सदिश a और b, ये हल है। दो सदिश a और b यदि लंबवत हों, इनका परिमाण कुछ भी हो, यह हमने समानांतर चतुर्भुज नियम से, समानांतर चतुर्भुज नियम की मदद से यह चित्र बनाया है। यह दोनों का योग है a प्लस बी। यदि मुझे a माइनस बी निकालने को कहा जाए तो मैं a सदिश यही रहेगा, b के एक विपरीत सदिश की रचना करूंगा। यह सदिश माइनस बी है। a माइनस बी निकालना मतलब a में माइनस बी को जोड़ना। अगर इसकी लंबाई 4 है तो इसकी भी लंबाई 4 ही है। मैं भूल गया, b की लंबाई कितनी ली थी हमने? 4 ली थी। तो इसकी लंबाई माइनस बी की लंबाई भी 4 ही है। a की लंबाई 3 है, ठीक है, रहने दीजिए। अब a माइनस बी निकालते वक्त मुझे इन दो सदिशों को जोड़ने की तरफ ध्यान देना है। ये सदिश a है और ये माइनस बी है। इनको कैसे जोड़ेंगे बस सिर्फ ये सोचना है, इसके अलावा किसी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मैंने रचना की समानांतर चतुर्भुज की, जो कि इस केस में एक आयत है, और ये बन गया परिणामी। ये किस चीज का परिणामी है? a और माइनस बी का। अर्थात यह जो सदिश मैंने अभी अभी बनाया, यह सदिश a माइनस बी को निरूपित कर रहा है। तो बड़ी सरल सी बात है, देखी जा सकती है कि यदि दोनों सदिश लंबवत हैं तो इस रेखा और इस रेखा की लंबाई तो बराबर ही होगा। इसकी लंबाई कितनी हुई, इसका परिमाण कितना हुआ? √a² प्लस b²। और इसका परिमाण कितना हुआ? आंसर है √a² प्लस b²। इस प्रश्न में इसकी लंबाई भी 5, इसकी लंबाई भी 5, √3² प्लस 4²। अर्थात दो लंबवत सदिशों का योग करें, जोड़ें या उनका अंतर लें, इससे जो दोनों सदिश प्राप्त होंगे इनके परिमाण समान होते हैं। आई बात समझ में? चलिए, इस प्रश्न को करने के पश्चात हम यह प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा कठिन प्रश्न। एक सदिश A एवं दूसरे सदिश B के बीच का कोण 150 डिग्री है। a प्लस बी का परिमाण 10 है। क्या है? a प्लस बी का परिमाण 10 है। a और b के बीच का कोण 150 डिग्री है। साथ में यह भी दिया है कि परिणामी अर्थात a प्लस बी सदिश a के लंबवत है।
a प्लस बी एक सदिश है जो सदिश a के लंबवत है। सदिश a का परिमाण ज्ञात करें। देखिए दो सदिश हैं a और b, दोनों के बीच का कोण 150 डिग्री का है। दोनों सदिशों का जो योग है a प्लस बी, उसका परिमाण 10 है। सदिश a के लंबवत है a प्लस बी। a प्लस बी जो सदिश है वो सदिश a के लंबवत है। तो बताना है कि सदिश a का परिमाण क्या है। वीडियो बंद करें। निश्चित रूप से अगर आप गणित करने का प्रयास करेंगे तो कष्टदायक लगेगा आपको यह प्रश्न, परंतु यदि एक चित्र बनाकर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे तो यह प्रश्न उतना भी कठिन नहीं लगेगा। सदिश a एवं b के बीच का कोण 150 डिग्री है। यह सदिश a है और यह सदिश b है। दोनों के बीच का कोण 150 डिग्री। अब इन दोनों सदिशों का परिणामी दर्शाने के लिए हम एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। ध्यान दीजिए, ये a और b यह है समानांतर चतुर्भुज, और समानांतर चतुर्भुज का यह विकर्ण जो है यह a प्लस बी का द्योतक है। यह a और b को, a प्लस बी को निरूपित कर रहा है। यह है a प्लस बी। प्रश्न के हिसाब से यह 90 डिग्री का कोण है। जो परिणामी है वो सदिश a के लंबवत है। a और b के बीच का कोण 150 डिग्री है, अर्थात यह 60 डिग्री का कोण है। 90 जोड़ 60 150। प्रश्न के मुताबिक परिणामी सदिश का परिमाण 10 है। प्रश्न में लिखा है कि a प्लस बी का परिमाण 10 है और हमसे पूछा गया है सदिश a का परिमाण बताइए या सदिश b का परिमाण बताइए। यह भी पूछा जा सकता था। बड़ा ही सरल है यदि आपने चित्र बना लिया है। देखिए सदिश a का परिमाण इस रेखा की लंबाई या इस रेखा की लंबाई है, एक ही है, दोनों समानांतर चतुर्भुज है। इस त्रिभुज में गौर से देखना, इस त्रिभुज में a इसकी लंबाई बटा 10 इसकी लंबाई, ये tan 60 डिग्री के इक्वल है। इस त्रिभुज में a बटा 10 tan 60 डिग्री के बराबर है, अर्थात a का मान हो गया tan√3। यही है सदिश a का परिणाम। यदि आप में से कुछ लोगों ने गणित का प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करके कि दो सदिशों का परिणामी √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है, उससे भी हल होगा, परंतु थोड़ा सा गणित जटिल होगी, और एक चित्र बनाया तो यह प्रश्न चुटकियों में हल हो गया। कठिन सा दिखने वाला प्रश्न चुटकियों में हल हो गया। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, एक बात मैं पुनः दोहरा दूं, सिर्फ वीडियो ऑन करके प्रश्न को देखा और तुरंत तत्काल में मेरे हल को देख लिया, इससे बात नहीं बनेगी, इससे आपको नहीं आएगा। भौतिकी एक ऐसा विषय है, इनफैक्ट सभी विषय ऐसे हैं, भौतिकी कुछ ज़्यादा ऐसा है कि जब तक आप अपनी तरफ से सोचोगे नहीं, सोचने की आदत नहीं डालोगे, तब तक ये विषय आपको आसान लगने ही वाला नहीं, कठिन ही लगेगा। आपको अपनी सोच डालनी ही पड़ेगी। भले ही आप प्रश्न न कर पाओ, परंतु आपने उस पर 5 मिनट सोचा, समय दिया, तो कुछ गलतियां ही की सही, अब मेरे हल को देखकर आपको समझ में आएगा कि आपका अप्रोच गलत क्यों था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, ऐसा हल हो गया। यही प्रश्न 6 महीने बाद आपके प्रश्न पत्र में होगा, आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। आप रट थोड़ी पाओगे हर चीज को, जरूरत ही नहीं। इसको अगर तुमने 5 मिनट समय दिया, फिर हल को देखा, फिर भी समझ में आया। और कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़ने में तेज होंगे वो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही हल को देखने शुरू किया, जैसे ही सर ने ये चित्र बनाया, बस रोक दिया कि अब आगे हम सोचते हैं। जैसे ही हिंट मिले रुक जाओ,
फिर से रोक दो, खुद से सोचो, तुम्हारे करने से ही तुमको आएगा, मुझे करते हुए देखने से तुम्हें नहीं आने वाला। सचिन तेंदुलकर की हर मैच मैंने देखी है, पर मैं उस जैसा बल्लेबाज थोड़ी बन गया, उसको देखने से मुझे नहीं आएगा। यदि मैदान में निकलकर मैंने प्रैक्टिस की होती तो शायद मैं भी बन जाता। इसी प्रकार आप मुझे प्रश्नों को हल करते हुए देखेंगे, आपको नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को ईमानदारी से ट्राई कीजिए, टाइम मत गिनिए। अभी हम सीख रहे हैं, तो 1 मिनट में एक सवाल बन जाना चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं, सीख जाएंगे तो बनने लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। बताना है 2 सदिश हैं, 2 सदिशों को एक चित्र में इस प्रकार दर्शाया गया है। सदिश ए, इसका परिमाण है 4, यह कोण है 45 डिग्री। सदिश बी, इसका भी परिमाण है 4 और यह कोण भी है 45 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है a माइनस बी का परिमाण क्या होगा। आपको बताना है a माइनस बी का परिमाण क्या होगा। वीडियो को रोक दें, प्रश्न को ट्राई करें। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहां पर सदिश a एवं माइनस बी की रचना कर लेते हैं। यह x दिशा है, यह y दिशा है। सदिश a निश्चित रूप से जैसा दिया गया है वैसे ही ड्रॉ किया जाएगा। सदिश a 4 परिमाण का सदिश 45 डिग्री के कोण पे इस प्रकार है। b को उल्टा करेंगे तो हमें माइनस बी सदिश प्राप्त होगा, अर्थात इतना ही बड़ा एक सदिश b के ठीक विपरीत दिशा में ऐसे बनाएंगे। इस सदिश b को यहां पर मैं ऐसे दिखा सकता हूं। दोनों सदिशों की लंबाई बराबर है। शायद मेरे चित्र में ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, बड़ा कर देता हूं। दोनों सदिशों की लंबाई बराबर है, आप समझ सकते हैं यह कोण भी 45 डिग्री होगा। ध्यान पूर्वक देखने से हमें, ये इस सदिश का नाम है माइनस बी, इसका परिमाण 4 ही है, नाम है माइनस बी। अब हमें ज्ञात करना है a माइनस बी, अर्थात हमें ज्ञात करना होता है a धन माइनस बी। अब मेरा पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि मैं a में माइनस बी को कैसे जोड़ूं, इन 2 सदिशों को कैसे जोड़ूं। ये बड़ी सरल सी परिस्थिति है, इसमें एग्जाम हॉल में बहुत समय देने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों सदिश लंबवत हैं, दिख रहे हैं आपको, ये 90 अंशों का कोण हुआ। दोनों सदिश लंबवत हैं और बराबर परिमाण वाले हैं। जब भी 2 सदिश बराबर परिमाण वाले हों, चाहे उनके बीच का कोण कुछ भी हो, जब भी 2 सदिश बराबर परिमाण वाले हों, तो इनका परिणामी इनके बीच के कोण को समद्विभाजित करती हुई दिशा में होता है। ये भी 4, ये भी 4, तो इनका जो परिणामी है वो बिल्कुल इनके बीच के कोण को समद्विभाजित करता हुआ ऐसे होगा। मैं पूरा चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं समझता, इसलिए नहीं बना रहा हूं। हम बना सकते हैं, ये दोनों की पूंछ एक साथ है, ये समानांतर चतुर्भुज बनाए जो इस केस में एक वर्ग बनेगा, परंतु सीधा इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होगा, अर्थात y अक्ष की दिशा में होगा, एवं इनका जो परिणामी होगा उसका परिमाण, चूंकि दोनों लंबवत सदिश हैं इसलिए
ज़्यादा समय नहीं खर्च करते हुए हम जल्दी से लिख देंगे कि इनका परिणामी 4√2 होगा और इसकी दिशा y अक्ष की दिशा में होगी। ठीक है, ये सरल सा प्रश्न था, मुझे लगता है आप सभी समझ गए इसको। आइए ये दूसरा प्रश्न करते हैं। ओह, यह दूसरा प्रश्न कल्पना करो कि दो सदिश इस प्रकार दिए गए। यह सदिश A है जिसका परिमाण 10 है, यह x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। एक दूसरा सदिश B है जो जिसका परिमाण 5√2 है और जो x अक्ष के साथ इस प्रकार 45 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। इन दो सदिशों का योग ज्ञात करना है। A धन B ज्ञात करें, इन दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करें। प्रयास करें। देखिए, इस प्रश्न में अगर हम पिछले प्रश्न के समान सरलता ढूंढेंगे तो नहीं है। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण 75 डिग्री का है। अगर हम त्रिभुज नियम से योग वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे, √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो cos 75 डिग्री का मान आप में से कितने लोगों को याद है? तो बड़ा कठिन होने वाला है इस प्रकार से हल करना। ऐसे प्रश्नों को एकदम सरल तरीके से हल किया जा सकता है यदि हम सदिशों के घटक करते हैं, इनको i j की प्रणाली में लिख के और फिर जोड़ दें। ये हिंट हुआ। अभी भी वीडियो पॉज करो, फिर से ट्राई करो। चलो देखो, मैं इसी चित्र का उपयोग करते हुए सदिश A के घटक कर देता हूं। सदिश A के शीर्ष से x और y अक्ष पे लंब डाला, ये सदिश A का x घटक और ये सदिश A का y घटक हो गया। शायद अभी तक आप लोगों को याद हो गया है कि यह सदिश जिस दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है 30 डिग्री, इधर लंबाई जो होती है वो a cos 30 डिग्री cos से मिलती है, मतलब 10 cos 30 डिग्री, 10 cos 30 डिग्री। तो सदिश A जो है उसको लिखा जा सकता है 10 cos 30 डिग्री i। ये जो रेखा होगी ना, ये इसकी लंबाई है 10 cos 30 i। और दूसरी लंबवत दिशा में ये जो रेखा है इसकी लंबाई होती है 10 sin 30। तो 10 sin 30 j, ऐसा। प्लस 10 sin 30 j। ये पहले सदिश A को लिख लिया हम लोगों ने। इसको अच्छे से लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। लिखिए √3/2, खुद से लिखिए। 5√3i और ये 5j, sin 30 डिग्री हाफ होता है। तो ये पहले सदिश को हमने i और j की प्रणाली में लिख लिया। ठीक इसी प्रकार सदिश B के भी दो घटक करेंगे। सदिश B के भी हम दो घटक करेंगे। B के शीर्ष से हम इसको अलग चित्र में दिखा देता हूं। हाँ, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम एक अलग ही चित्र बना लेते हैं। यह धनात्मक x धनात्मक y और सदिश B ऐसे, इसका परिमाण है 5√2 और यह कोण है 45 डिग्री। B के शीर्ष से x अक्ष पे लंब डाला, B के शीर्ष से y अक्ष पे लंब डाला। इस रेखा की लंबाई होगी, देखिए इस बार जल्दी से देख लीजिए,
5√2 cos 45, 5√2 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। खुद से लिखिए 5√2 cos 45, cos 45 1/√2, तो ये 5 हो गया। और इधर 5√2 sin 45 डिग्री, ये भी 5 हो गया। ये जो दूसरा सदिश b है, इसको हम 5i माइनस 5j लिख सकते हैं। 5i इस सदिश को दर्शा रहा है, माइनस 5j इस सदिश को दर्शा रहा है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने पे हमें a प्लस बी प्राप्त होता है। ये i और i, j और j, 5j और माइनस 5j कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, अर्थात 5√3 + 1 i कैप, j कैप 0 हो गया। अर्थात इन दोनों सदिशों का जो परिणामी हुआ वह भी x अक्ष की दिशा में हुआ। इन दोनों सदिशों का योग पूर्णतः x अक्ष की दिशा में है, जिसका परिमाण है 5 × √3 + 1। इस प्रकार आप इन दो सदिशों को जोड़ पाते हैं। तो मूलतः कई सारे 2, 3, 4, 5, 8 सदिशों को जोड़ना हो और इस तरह की स्थिति दी गई हो जिसमें x और y अक्ष पहले से बना के दे दिए गए हों, या हम स्वयं अपनी तरफ से x और y अक्ष की कल्पना कर सकते हैं, तो फटाफट सभी सदिशों को हमने i j के पद्धति से लिखा और उनको आपस में जोड़ दिया। ये सबसे सरल विधि है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, एक सदिश ए दिया हुआ है। सदिश ए की दिशा में एक इकाई सदिश ज्ञात करें। यूनिट वेक्टर ज्ञात करें। इस सदिश ए की दिशा में यूनिट वेक्टर की गणना करें। सभी लोग वीडियो पॉज करें, प्रश्न को हल करें। सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। यदि आपको हमारी पढ़ाई याद हो, हमने ऐसा कुछ पढ़ा, ए एक सदिश है जिसका परिमाण मान लो है 3। इसी सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश यदि मुझे लिखना है तो कैसे लिखते हैं? 1/3 गुना ए। सदिश ए को गुणा करते हैं 1/3 से। 3 क्या है? सदिश ए का परिमाण। इसको हम लोगों ने ऐसा लिख के याद भी किया था। अभी जो सदिश हमें दिया गया है, कोई भी सदिश है, ऐसे दिखा देते हैं ए, इसी की दिशा में, इसी के समानांतर हमें एक परिमाण का सदिश ज्ञात करना है। एक परिमाण का सदिश, ठीक। इसके लिए हम सदिश ए को गुणा करेंगे 1 उसके परिमाण से। तो सबसे पहले हम सदिश ए का परिमाण यदि ढूंढें तो 3² + 4² का रूट 5 प्राप्त होता है, इस सदिश का परिमाण। और ए कैप, ए की दिशा में एक परिमाण का सदिश कैसे प्राप्त होगा? इस तरीके से, अर्थात 1/5, यह राशि क्या है? ए का परिमाण अर्थात 5, इस उदाहरण में, गुना सदिश ए। 1/5 गुना 3i + 4j, यही इकाई सदिश है। इसको आप ऑफ कोर्स चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। कुछ लोगों को भारी आश्चर्य हो रहा होगा यह सोचकर कि यह कैसा इकाई सदिश है, क्या यह सच में एक इकाई सदिश है? कुछ लोग आश्चर्य में हैं कि क्या सच में यह एक इकाई सदिश है? जी हाँ, है। इकाई सदिश क्या होता है? एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 है।
तो इसके परिमाण की गणना कीजिए। देखिए एक आता है क्या, जल्दी से कीजिए, खुद से करके देखिए। इस सदिश के परिमाण की गणना कीजिए तो √3/5 स्क्वायर 4/5 स्क्वायर, इसकी गणना कीजिए, आपको एक प्राप्त होगा। ठीक है, ये एक इकाई सदिश। एक सदिश जिसका परिमाण 5 था, उसकी दिशा में इकाई सदिश लिखनी है। उस सदिश को गुना किया 1/5 से, हमें उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश प्राप्त हो गया। जी हाँ, यह एक इकाई सदिश है, क्योंकि इसका परिमाण जो है, इस सदिश का जो परिमाण है ये 1 है, 1। तो यह एक इकाई सदिश है। ये अपने आप को हम अच्छे से समझा लें। ठीक है, चलिए विद्यार्थीगण, मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्नों को अपनी तरफ से जरूर ट्राई कर रहे हैं। पुनः याद करा दूं, आपके ट्राई करने से ही आपको आएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, ए एवं बी के बीच का कोण ज्ञात करें। सदिश ए एवं बी के बीच का कोण ज्ञात करें, जहां सदिश ए i + 3j + 13k और सदिश बी 2i, 1 मिनट, 8j और -2k, इन दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करें शीघ्र। दो सदिश जब इस रूप में लिखे हों, इनके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम a डॉट बी की गणना करते हैं। a डॉट बी ऐसे निकालते हैं, 1 × 2 2, 3 × 8 24, x1 x2 y1 y2 और ये z1 z2, 13 × -2 -26, यह प्राप्त हुआ 0। जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो ये दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है और सभी ने इसका सटीक हल किया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। सदिश ए i + j है और सदिश b 3i + 4j। प्रश्न में लिखा है b की दिशा में सदिश a का घटक ज्ञात करें। सदिश b की दिशा में सदिश a का घटक ज्ञात करें। देखिए, कोई भी दो सदिश हैं a और b, कोई भी दो दिशाओं में सदिश है। b की दिशा में a का घटक, इसका अर्थ क्या हुआ? यदि मैं सदिश a को दो टुकड़ों में बांटूं, दो लंबवत टुकड़ों में बांटूं, एक टुकड़ा b के अनुदिश और दूसरा टुकड़ा b के लंबवत, तो चलेगा, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। हम किसी भी सदिश को दो लंबवत दिशाओं में बांट सकते हैं। x और y अक्ष उनका नाम लिखते हैं। अभी मान लो, यही 1 मिनट के लिए मान लो ये सदिश b x अक्ष की दिशा में, तो सदिश a के दो घटक, एक b की दिशा में अर्थात x अक्ष की दिशा में और एक लंबवत दिशा में, ये तो हम हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। यदि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा हो, a का घटक b की दिशा में हुआ क्या,
ये कितना होता है, ये cos थीटा। यदि a और b के बीच का कोण थीटा है तो सदिश a का टुकड़ा b की दिशा में कितना हुआ, यही पूछा गया है। उत्तर है a cos थीटा, जहां थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है। हमें क्या प्राप्त करना है, a cos थीटा। कैसे प्राप्त होगा, हमें पुनः याद करना पड़ेगा कि a डॉट b a b cos थीटा को कहते हैं। तो हमें ज्ञात करना है a cos थीटा, जो चीज हमें निकालनी है वो है a cos थीटा। कैसे निकलेगी, a डॉट b बाई बी, a डॉट b बाई बी। प्रश्न को अच्छे से समझिए, सदिश a का टुकड़ा b की दिशा में निकालो। a और b किसी भी दो दिशा में सदिश हैं, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो a का टुकड़ा b की दिशा में होगा क्या, आंसर है a cos थीटा। कैसे मिलेगा a cos थीटा, a डॉट b बाई बी। a डॉट b कैसे मिलेगा, ये तो हम बड़े आसानी से जानते हैं। यहां देखिए a डॉट b कैसे निकालते हैं, 1 गुना 3 3 जोड़ 1 गुना 4 4, ये a डॉट b हो गया। इसको किससे भाग करना है, b के परिमाण से। b का परिमाण कितना है इस प्रश्न में, अर्थात 5, 7/5। जी हाँ, 1.4। सदिश a का घटक b की दिशा में कितना है, आंसर 1.4। जी, अगला प्रश्न, a एक सदिश है जो क्षैतिज उत्तर दिशा में है, क्षैतिज उत्तर की दिशा में है, नॉर्थ की दिशा में है। b एक सदिश है जो ऊर्ध्व ऊपर की दिशा में है। दो सदिश है, सदिश a क्षैतिज उत्तर की दिशा में है और सदिश b ऊर्ध्व ऊपर की दिशा में है। आपको बताना है सदिश a क्रॉस b की दिशा क्या होगी। a क्रॉस b की दिशा क्या होगी, अपनी कॉपी में आप सभी ने इस दिशा को उत्तर माना है। ये मेरी कॉपी है, मान लो मैंने इधर उत्तर दिखाया, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऐसे ही दिखाते हैं। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो प्रश्न के मुताबिक एक सदिश उत्तर दिशा में है, क्षैतिज उत्तर, ऐसे। अधिकांश लोग ये मिस्टेक करते हैं कि दूसरे सदिश को भी उसी दिशा में दिखा देते हैं। अरे ऊर्ध्व ऊपर ये दिशा है, वो तो कॉपी में है ही नहीं, ये दिशा है। एक सदिश क्षैतिज है ऐसे उत्तर की तरफ, और जो दूसरा सदिश है वो ऊर्ध्व ऐसे ऊपर। तो अब a क्रॉस b की दिशा बतानी है, कैसे निकलती है। सबसे पहली बात, a इधर उत्तर, b ऊपर। तो a क्रॉस b एक ऐसा सदिश होता है जो इन दोनों के लंबवत, या तो इधर होगा, इधर, या इस तरफ। इधर मतलब पूरब, इधर मतलब पश्चिम। तो a और b दो सदिश हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के लंबवत या तो इधर होगा या इन दोनों के लंबवत इधर होगा। सही दिशा कौन सी है, ये जानने के लिए दाहिने हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। सदिश a के समानांतर अपने दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को ऐसे रखेंगे तो कैसे घुमाएंगे b की तरफ, नहीं घुमा पाएंगे, ऐसे रखना पड़ेगा। दाहिने हाथ की उंगलियों को a के समानांतर ऐसे रखिए, आसानी से आप b की तरफ घुमा पा रहे हैं। जी हाँ, तो ये जो अंगूठा है यही a क्रॉस b की दिशा है। a क्रॉस b, ये कौन सी दिशा है, पूर्व। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, ईस्ट या पूर्व। a क्रॉस b की दिशा पूर्व दिशा में। जब हम चुंबकत्व की पढ़ाई करेंगे तो वहां क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत अहम योगदान है, और कई सारी प्रकार की दिशाएं हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से पता करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट, सदिशों का सदिश गुणन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है a क्रॉस b की दिशा कैसे निर्धारित होती है, ये दाहिने हाथ का नियम क्या है, ये सबसे अहम बात है। इसको अच्छे से समझिए। ये नहीं समझ में आया कि दिशा पूर्व कैसे हुई,
खुद से थोड़ा प्रयत्न कीजिए, रुक जाइए यहां पे, 2 मिनट वीडियो पीछे जाके फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, और खुद से समझने का प्रयास कीजिए। हाय तौबा मत मचाइए कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं समझ में आया, उससे नहीं समझ में आएगा, सोचना पड़ेगा, खुद अपने हाथों से 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर मैंने क्या बोला उससे मेल कराना पड़ेगा कि मैं गलती क्या करता हूं, क्या गलती करती हूं, तब समझ में आएगा कि अच्छा ये बात है। खुद की प्रैक्टिस से ही सीखेंगे, और कोई चमत्कारी तरीका नहीं है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। बताइए, सदिश ए i+j है और सदिश b 2k है। आपको बताना है a क्रॉस b का परिमाण क्या है। दो सदिश a और b दिए हैं, आपको a क्रॉस b का परिमाण निकालना है। वीडियो बंद कीजिए, खुद से प्रश्न हल कीजिए। विद्यार्थियों, यदि आप भूल गए हैं तो पिछली क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए ये रूल याद किया था। आई जे के लिखो। क्रॉस प्रोडक्ट करते समय यदि हमें क्लॉकवाइज घड़ी के सुई की दिशा में घूमने की आवश्यकता पड़ रही है, आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, तो ये उत्तर हमेशा धनात्मक होता है। और यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते समय हम घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमने का कर रहे हैं, आई क्रॉस के क्रॉस जे क्रॉस आई, तो इसका उत्तर ऋणात्मक होता है। इसका उपयोग करते हुए हम ए क्रॉस बी लिखने का प्रयास करेंगे। ए क्रॉस बी, ध्यान देना, ए क्रॉस बी करते समय ए के पदों को हमेशा पहले पढ़ना है। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे के क्रॉस आई, गलत हो जाएगा। अगर बी क्रॉस ए निकालने को कहा जाए तब इसको पढ़ेंगे के क्रॉस आई। अगर हमसे ए क्रॉस बी निकालने को कहा गया है तो ए के पद को ही पहले पढ़ा जाएगा, आई क्रॉस 2k ऐसे पढ़ेंगे। 1 गुना 2, ये तो 2 हो गया, और हम लिखेंगे आई क्रॉस के। ध्यान देना, के क्रॉस आई नहीं लिखते, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए के पद को पहले पढ़ेंगे। उसी प्रकार ये हो गया 2 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। जे क्रॉस के। आई क्रॉस के क्या होगा, इस चित्र को देखिए। आई से के जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस के मिलता है, ध्यान दीजिए, -j। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के दिशा में, जे क्रॉस के, उत्तर होगा +i। तो कोई पूछता है कि a क्रॉस b क्या हुआ, तो उत्तर यही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2i - 2j। a क्रॉस b एक सदिश है, a क्रॉस b एक सदिश है। इसका परिमाण क्या होगा, a क्रॉस b का परिमाण क्या होगा? आंसर है 2² + 2², √8 या 2√2, जो लिखना चाहें आप। यह ए क्रॉस बी नाम के सदिश का परिमाण हो गया। ए क्रॉस बी एक सदिश है जो ए और बी दोनों के लंबवत है। ए क्रॉस बी यह सदिश है, इसका परिमाण यह है। यह है हमारा निष्कर्ष। इस प्रश्न का हल बताइए। ए डॉट ए क्रॉस बी को सरल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसका मान कितना होगा, कुछ अनुमान लगा सकते हैं आप? ए डॉट ए क्रॉस बी, शून्य। देखिए, यदि यह सदिश ए है और यह सदिश बी है, तो ए क्रॉस बी इस चित्र में यह सदिश है।
यह एक तल है जिसमें ए और बी दो सदिशों को दिखाया है। ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ एक सदिश है। अब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट पूछा गया है। कौन से दो सदिश? ए और ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यह सदिश है और ए यह सदिश है, तो दोनों तो लंबवत ही हैं। ए क्रॉस बी एक ऐसा सदिश है जो ए और बी दोनों के लंबवत है। इस सदिश का नाम चाहे तो आप सी रख लीजिए, ए क्रॉस बी का सी एक ऐसा सदिश है जो ए के लंबवत है, बी के भी लंबवत है। सी एक ऐसा सदिश है जो ए के लंबवत है। तो ये दोनों लंबवत सदिश है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? शून्य। इसीलिए उत्तर है शून्य, है कि नहीं? स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपने इन सभी प्रश्नों पर अच्छा ध्यान दिया और जल्दबाजी नहीं मचाते हुए, अपनी तरफ से सोचते हुए इन प्रश्नों का हल निकालने की चेष्टा की और उसके बाद ही आपने मेरे हल को देखा है। अगर यदि ऐसा नहीं किया है तो एक बार फिर से ऐसा कर लीजिए। वेक्टर, जैसा मैंने कहा, एक ऐसा चैप्टर है जिसका बहुत प्रयोग है आगे की भौतिकी में, पर कभी कभार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो जिस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हमने चूंकि समझ कर पढ़ाई की है, तो इतनी प्रश्नों के बाद, इस पढ़ाई के बाद आप उन प्रश्नों को जो पूछे जाने वाले हैं, अगर पूछे जाने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हल कर पाएंगे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। हम भौतिकी के नए पाठ के साथ हम पढ़ाई की शुरुआत करेंगे शुद्ध गतिकी की, काइनेमैटिक्स की, और काइनेमैटिक्स की पढ़ाई करेंगे अगली क्लास से। तब तक के लिए अलविदा।